बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आईकॉम पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स यानी बिजनेस स्टैट या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, और ये चैप्टर नंबर 2 का साइनॉप्सिस है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, अब ये चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहला चैप्टर हम कंप्लीट, आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था, उसकी टाइप्स बताई थी। तो आपको वो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो मौजूद है चैप्टर 1 के हवाले से, वो आप देख लीजिएगा। अब ये जो चैप्टर नंबर 2 है जिसको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो यहाँ पे कहा गया है, इसके अंदर हम लोगों ने साइनॉप्सिस आपको अभी बताने लगे हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने करना क्या कुछ है। अब यहाँ से देखिए, पहली चीज हम आपको बताएंगे अरे फॉर्म क्या होती है। यानी डेटा होता है ना, तो डेटा को प्रेजेंट करते हैं। देखो पहले चैप्टर में था डेट, अगर आपको स्टैट की डेफिनेशन याद है कि हम डेटा उसमें क्या करते हैं, स्टेप्स याद है आपको कि डेटा हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है और फिर इंटरप्रिटेशन होती है। यही स्टेप्स हैं इसके अंदर। साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो पहले चैप्टर में आपको बताया गया डेटा कलेक्ट कहाँ कहाँ से और कैसे और कब किया जा सकता है, वो हो गई कलेक्शन। अब वो जो डेटा आया है, अब उस हम डेटा को क्या करेंगे, अब अगले स्टेप पे जाएंगे। हम उस डेटा को ऐसी शक्ल में लेके आएंगे जिससे हम उसके ऊपर एनालाइज कर सकें या एनालिसिस कर सकें उसका डेटे का। अब डेटा तभी हम एनालाइज सही तौर पर कर पाएंगे जब हम उस डेटा को ऐसी फॉर्म में लिखें जिससे हम उसके ऊपर जो ऑपरेशन करना चाहें वो आसान हो जाए। यानी तरतीब में होगा, कोई तरतीब लगी होगी तो हम उसके ऊपर आसानी से कर पाएंगे। बेतरतीबा, बेहंगम, रैंडम अगर डेटा आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको एनालाइज करना आसान नहीं है। ठीक है, यानी सीक्वेंस में कोई चीज़ होगी तो ज़रा आसानी होगी उस चीज़ के अंदर करने में। तो ये उसको आसानी पैदा करने के लिए ये स्टेप है जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हमने पिछले स्टेप में कलेक्ट किया। अब हम उसको एडिट करके इस फॉर्म में लेके आएंगे ताकि उसके ऊपर ऑपरेशंस आसानी से हो सके। अच्छा, डेटा को प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या पर्पस वाइज उसको प्रेजेंट किया जाता है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को अब क्या करना चाहती है, तो जैसा वो करना चाहती है वैसा वो डेटा प्रेजेंट करेंगे, वैसा उस डेटा को लेकर आएंगे। अब देखें ना, जैसे ये चैप्टर है तो मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है, किताब में इस तरह नहीं है। किताब वाले मैंने तो किया ही है ना, लेकिन मैंने इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आया हूँ कि जो चीज़ पहले बतानी चाहिए उसको मैंने लिखा, फिर दूसरी चीज़ को लिखा, फिर उसके अंदर क्या क्या है फिर वो लिखा, इस तरह करके। और ये देखें आप, एक सीक्वेंस चल रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये आसानी से चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और आपका जी करेगा अच्छा यार पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और कमाल होगा भाई, ये तो बहुत आसान हो गया। तो बस इसी आसानी के लिए डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन नाम सुना ना, प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन देना कि एक बंदा आता है सामने और वो किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करता है। एक ही टॉपिक एक बंदा कर रहा है, कोई समझ ही नहीं लगी। वही टॉपिक दूसरे बंदे ने आके किया, बहुत मजा आया। क्या वजह है? फर्क डेटा का नहीं है, फर्क प्रेजेंटेशन का है। जैसे वो कहते हैं ना, बारिश रहमत है। मसला बारिश का नहीं है, वो फूल पे भी बरसती है, वही बारिश होती है। जो गंद होता है, जो गार्बेज वगैरह होता है, उस पे बरसती है, वो भी बारिश है, वही पानी है। लेकिन जब वो फूल पे बरसती है तो फूल खुशबू देता है, वो गंद पे बरसती है तो उसमें से स्मेल पैदा होती है। दैट्स द रियलिटी। तो ये जो चीजें हैं इसी तरह हैं। एनी हाउ, अब इसमें हम देखेंगे अरे फॉर्म को और फिर टेबुलर फॉर्म को देखेंगे। अब ये दूसरी फॉर्म है। सबसे पहले डेटा अरे फॉर्म में आएगा। अरे फॉर्म क्या होती है हम डिटेल में बताएंगे आपको। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, दूसरी फॉर्म है उसकी। अब इस टेबुलर फॉर्म में हमने क्या क्या करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड इट्स बेसिस, टेबुलेशन, उसके बाद पार्ट्स ऑफ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेबल। ये हम जब टॉपिक कवर करेंगे तो हमारी टेबुलर फॉर्म कवर हो जाएगी। फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉरन टेबुलेशन के बाद ये हम जब समझ आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कर सकते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है जी, मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक इस चैप्टर में से आईकॉम पार्ट 2 के लिए क्वेश्चन आता होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से, डिस्ट्रीब्यूशन में से एक पार्ट आता है और एक पार्ट इसमें से आता होता है। एक क्वेश्चन लाजमी इस चैप्टर में से आता होता है। पहले चैप्टर में से कोई लॉन्ग नहीं आता, शॉर्ट डेफिनेशंस आती हैं। इसमें से डेफिनेशन तो आती है लेकिन लॉन्ग भी एक क्वेश्चन आता है जो कि पहला पार्ट इसमें से होगा और दूसरा पार्ट इसमें से होगा। तो इसी पे चैप्टर खत्म हो जाता है। खैर, अगली फॉर्म, ये दो फॉर्म यहाँ पे होगी, अरे फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और तीसरी ग्राफिकल फॉर्म। अब ग्राफिकल फॉर्म में यानी ग्राफ बनाना, चार्ट वगैरह जो हम प्रेजेंट करते हैं, ये भी प्रेजेंटेशन है, ये भी प्रेजेंटेशन है, ये भी प्रेजेंटेशन है, लेकिन 3 फॉर्म है प्रेजेंटेशन की।
अब ग्राफिकल फॉर्म में हम देखेंगे बार चार्ट। अब ये जो बार चार्ट है, इसमें बार चार्ट की आगे फिर आगे टाइप्स हैं। अब वो बार चार्ट में कौन कौन सी आ जाती हैं? सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। कितने चार्ट हैं, यानी एक फ्रूट चार्ट को छोड़ के उसने बाकी जितने चार्ट थे सारे के सारे शामिल किए हैं। यही लुत्फ है इसका। तो ये तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बार चार्ट का कंप्लीट। उसके बाद आप देखें आगे सब डिवाइडेड रेक्टेंगल, ये दूसरा है। अच्छा ये देखो ग्राफिकल फॉर्म में, यानी आप यूं कह सकते हो एक बार चार्ट होता है और दूसरा सब डिवाइडेड। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बार चार्ट जो होता है इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं। तो क्या इसकी नहीं है? नहीं, इसकी नहीं है। हाँ, परसेंटेज वाइज उसको अगर आप करना चाहें तो कर ले, लेकिन बुक के अंदर ऐसा नहीं था, तो लिहाजा इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। उसके बाद पाई चार्ट। ये नाम कितना प्यारा है, पाई चार्ट। इतना प्यारा नाम है, सोचो इसका काम कितना प्यारा होगा। जबरदस्त चीज है यार। पाई चार्ट यहां पे हम करेंगे। और उसके बाद हिस्टोग्राम, ये भी एक इसी प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि एक पोर्शन तो आना है ना यहाँ से, इसमें से, यानी आप यूँ कह लो कि 8 नंबर का था तो 4 नंबर का यहाँ से आएगा, तो 4 नंबर का यहाँ से आएगा। लेकिन इनमें से कौन से में से आएगा? चांसेस होते हैं या तो इन वालों में से, यानी बार चार्ट में से, और या पाई चार्ट में से, या हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम का चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। यानी जो 4 नंबर उसमें ग्राफ हमसे पूछ रहे हैं वो हिस्टोग्राम के चांसेस ज्यादा होते हैं। पाई चार्ट बहुत कम है लेकिन पूछ लेता है, और या तो वो ये पूछ लेता होता है। आईकॉम लेवल पे आपको पता है इसी तरह की चीज़ें बिल्कुल बुनियादी और बेसिक पूछी जाती हैं। और ये वैसे इसका खैर रिसर्च वगैरह के अंदर आपको पता है स्टैट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो पहले चैप्टर में आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो मीन्स कि इसमें से 4 नंबर का लॉन्ग में आपको पोर्शन आना है। उसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी कर्व देखेंगे हम, और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों में कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क हम देखेंगे कि सिर्फ उसकी, यानी आप यूँ कह लें कि उसका जो लेआउट है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका थोड़ा सा फ़र्क है कि उसकी ज़रा शेप और होती है, इसकी जो उसकी लाइन होती है या उसकी जो कर्व होती है, बस उतना से फ़र्क है। जैसे ये कर्व है और ये लाइन होती है बस। उसके बाद है ओजाइव्स। ये ओगिव्स नहीं है, अक्सर यहाँ पे होता है जी ओगिव्स ओगिव्स, तो ओगिव्स नहीं है, ये ओजाइव्स है। इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है ओजाइव, ओजाइव। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मोर देन ओजाइव्स, एक होते हैं लेस देन ओजाइव। ये देखेंगे। और यहाँ पे हमारा ग्राफ वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो गया तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो आगे तीसरे चैप्टर, चौथे, पांचवें थ्रू आउट पूरी स्टैट में यूज होती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्लास लिमिट्स, अक्सर स्टैट पे एक नाम आता है क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, इन दोनों में फ़र्क देखेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है? क्लास का साइज, क्लास का इंटरवल, उसकी रेंज, उसकी फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ होती है, और फिर आगे उसकी ये टाइप्स हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी टाइप्स हैं इसकी। ठीक है। अब मतलब फ्रीक्वेंसी तो सुना था, बाकी ये भी हैं, तो हाँ बिल्कुल ये भी होती हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, टोटल और क्यूमुलेटिव, ऐसे ये भी क्यूमुलेट का मतलब भी टोटल ही होता है, लेकिन ये टोटल और इस टोटल में क्या फ़र्क है? फ़र्क होता है, दोनों में फ़र्क होता है। वो हम देखेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इसका यूज़ क्या है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे हाउ टू कन्वर्ट क्लास लिमिट टू द क्लास बाउंड्रीज। एक जो क्लास लिमिट्स दी गई हैं उनको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फिर हाउ टू फाइंड क्लास बाउंड्रीज फ्रॉम द मिड पॉइंट। यानी एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट हम, पहली बात तो पता होना चाहिए, वो हम देखेंगे। फिर उस मिड पॉइंट से हम क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, ये हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद हम आपको बताएंगे, बस इतना ही बताएंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है। तो लो जी, ये तो हो गया यहाँ तक। तो खूब सुना आपने, और कुछ पल्ले भी पड़ गई होगी बात। ये तो था इसका साइनॉप्सिस, मतलब यही हम करने जा रहे हैं। आपको आइडिया भी हो गया होगा। और साइनॉप्सिस के हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सारों से कि साइनॉप्सिस को 2 बार देखा करें। एक जब आपने अभी बाकी वीडियोस को नहीं देखा, एक शुरू में देख लें, जैसे अभी आपने शायद हो सकता है फर्स्ट टाइम देखी हो। और दूसरा ये है कि जब आप उस चैप्टर को सारे को गो थ्रू कर लें एक बार सारे को, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पॉइंट्स याद रह जाएंगे कि अच्छा इस चैप्टर में ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये भाई कमाल का, ये तो पूरे फिंगर टिप्स पे याद हो गए। ऐसे करके याद हो जाएगा, तो थोड़ी आसानी रहेगी। बाकी आप हमारे साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंस के, जो भी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे ऐसा लगता है तो आपको भी ऐसा लगे। लेकिन अगर आपको कुछ अलग लगता है तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर दिया करें, ताकि ज़रा मज़ीद उसको शायद थोड़ा बेहतर किया जा सके। मिलजुल कर इंशाल्लाह करेंगे बेहतर। और ये मल्टीपीडिया की, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको करें डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।